हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर के साथ हमने डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर दिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर यही सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, इफ द पॉइंट x, y is equidistant from the points a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, find the relation between x and y। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब सवाल की सर्जरी पे चलते हैं। तो सवाल की सर्जरी की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पूरा पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर 3 पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है। चर्चा कुछ इस तरीके से चल रही है कि सवाल ने मुझे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए। सर क्या मैंने बोला? मैंने बोला सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर 3 पॉइंट्स पे चर्चा चल रही है और 3 पॉइंट्स पे चर्चा कुछ इस तरीके से चल रही है कि सवाल ने मुझे तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए। अब इसके बाद सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है सर ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इसके बाद सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट है सर ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो दूरी है ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो दूरी है ये आपस में बराबर है। यानी कि कुल मिला के इस बात को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लफ्जों में कहूं तो सवाल आपको बता रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। यानी कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में सवाल आपको यह बता रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है, अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है सर ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के बाद आगे सवाल आपसे पूछ रहा है कि x और y के बीच में रिलेशन बताइए, क्या निकल के आएगा। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ, सवाल की कहानी सभी को समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल का ये जो गिवन डेटा है सर, इस गिवन डेटा को सबसे पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपने सवाल के इस गिवन डेटा के हिसाब से डायग्राम सोचने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अपने इन दोनों पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है सर, अपने कॉपी के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं अपने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को देखूं तो मुझे दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स की कहानी कुछ अननोन के टर्म में है सर, एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं। अब चूंकि यहां पे कोऑर्डिनेट्स में मुझे एग्जैक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, इसी वजह से अपने इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लेन के ऊपर कहीं पे भी अपनी मर्जी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि यहां पे कोऑर्डिनेट्स की कहानी एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं की गई है, कुछ अननोन ए बी के टर्म में है सर, इसी वजह से अपने इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लेन और पेपर के ऊपर कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली इस वाले पॉइंट को मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट कर दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने यहां कहीं रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट को मैंने इस कोऑर्डिनेट से यानी कि a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए से रिप्रेजेंट कर दिया और इस वाले पॉइंट के लिए हमने लिख दिया यहां पे कोऑर्डिनेट सर a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने अपने इन दोनों पॉइंट्स को प्लेन और पेपर के ऊपर बिल्कुल रैंडम तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने यह पढ़ा है सर कि दुनिया के किसी भी 2 पॉइंट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हो। हमने पढ़ा है सर
कि दुनिया में किसी भी दो पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कुछ इस तरीके से यहां पे ज्वाइन कर लिया सर, तो अब मुझे एक लाइन सेगमेंट मिल जा रहा है। इतना सभी को क्लियर हुआ? इतना सभी को दिख रहा है? दिखना चाहिए। अब देखो आगे, अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सर कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहां होगा, ऑब्जर्वेशन से बताइए, तो कहोगे अपने फिगर को देख के कि इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट होगा सर, वो ऑलमोस्ट यहां कहीं पे होगा। तो इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो ऑलमोस्ट यहां कहीं पे होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, मिड पॉइंट का क्या मतलब है? तो मिड पॉइंट का मैथमेटिकल मतलब यह है सर कि अगर ये मेरे लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा। इस बात को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। कर दिया सर। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, तो ये जो पॉइंट है सर, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी क्या आपस में बराबर नहीं है? ध्यान से यहां पे सोच के जवाब दीजिएगा सर। इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी है, क्या वो इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी से बराबर नहीं है? कहोगे बिल्कुल बराबर है। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये आपस में बराबर है। और यही बात तो मुझे अपने गिवन इंफॉर्मेशन में बोली गई थी। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सवाल के सिचुएशन के हिसाब से क्या मैं x, y नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे यही तो सवाल अपने लैंग्वेज में बोल रहा था कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी है, अगेन इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी है, ये आपस में बराबर है। तो जो बात यहां पे लैंग्वेज में बोली जा रही थी, ये क्लियरली मेरे फिगर से रिप्रेजेंट हो जा रही है। ये फिगर की कहानी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब समझना बात को। तो गिवन इंफॉर्मेशन को फिगरेटिवली, फिगर की मदद से हमने यहां एक तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं होगा सर, और भी तरीके यहां पे फिगर में रिप्रेजेंट करने के हो सकते हैं। और याद रखना कि फिगर की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे सीखने वाले हो। अब देखो, इसी गिवन इंफॉर्मेशन को मैं और कैसे कैसे फिगर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब आगे की कहानी अगेन फिर से बहुत ध्यान से सुनना। तो अब आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना, क्योंकि यह प्रॉपर्टी आपको क्लास 10th में काम आएगी, इसके बाद कोई कंपटीशन दोगे तब काम आएगी, 11th 12th में काम आएगी, आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएगी। क्या प्रॉपर्टी है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ये होती है सर कि उन सारे पॉइंट्स की आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होती है, ये आपस में इक्वल होती है। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अगर आप एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सर, वो सारे पॉइंट्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी ये होगी कि उन सारे पॉइंट्स की आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी, ये हमेशा आपस में बराबर होगी। इस बात को यहां पे डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने कुछ इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मान लो मेरे लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लाल वाली लाइन इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये इसके साथ परपेंडिकुलर भी होगा और इसके साथ साथ इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। तो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई? प्रॉपर्टी ये कहती है सर कि एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते। क्या सर? तो प्रॉपर्टी कहती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स की आपकी ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी, ये आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या है सर?
मान लो मैंने अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला ये वाला पॉइंट उठाया, ठीक है सर। अब ये है मेरा ओरिजिनल लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स ये हैं सर। तो प्रॉपर्टी कहती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी सर, ये दूरी हमेशा आपस में बराबर होगी। यानी इस बात को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं सर, आप इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए यही सेम बात बोल सकते हो। यानी कि समझना बात को, अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करूं, मान लो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इस वाले पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करता हूं, तो फिर से मैं यही बात बोल सकता हूं कि मेरे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी सर, ये दूरी आपस में बराबर होगी। अगेन इस पॉइंट के लिए भी मैं ये बात बोल सकता हूं। सिर्फ यही नहीं सर, इसके ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए आप ये बात बोल सकते हो सर। आप इस वाले के लिए भी यही बात बोल सकते हो सर। आप इस वाले के लिए भी यही बात बोल सकते हो सर। आप इस वाले के लिए भी यही बात बोल सकते हो। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, एक बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी, कि अगर आप एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट की दूरी आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो होगी ये हमेशा आपस में बराबर होगी। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को फटाफट कॉपी पे नोट डाउन करो। और इस चीज को प्रूफ करना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि प्रिंस सर कोई भी बात हवा में नहीं करते, हर बात के पीछे रीजन होता है, एक प्रूफ होता है। और इस चीज को हमेशा याद रखना कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं जिनको अभी तक अच्छे काम के बावजूद नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसका रीजन यह है कि उन्होंने मैथमेटिक्स में पैटर्न को ऑब्जर्व करके अच्छे से चीजों को एनालाइज करके एक रिजल्ट तो निकाल लिया, लेकिन उस रिजल्ट को प्रूफ कैसे करना है ये अभी तक उन्हें पता नहीं है। इसी वजह से उतने अच्छे काम के बावजूद उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर नोबेल प्राइज जीतना है तो कुछ अच्छा खोजो और उस चीज का प्रूफ भी आपको खोजना पड़ेगा। और उस प्रूफ के साथ बहुत सारे मैथमेटिशियंस का पैनल और साइंटिस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए। मुद्दे पे लौटते हैं सर। तो इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन मान लो सबसे पहले अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया सर। अब इसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लिया सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये एंगल यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे मान लो किसी एक पॉइंट की मदद से अपने कंसेप्ट को हम करते हैं प्रूफ। तो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मान लो मैंने इस वाले पॉइंट को बिल्कुल रैंडमली कंसीडर कर लिया। आप ऊपर लाई करने वाला कोई दूसरा पॉइंट भी कंसीडर करके प्रूफ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा सर, अपने ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से कर दूंगा ज्वाइन। तो मुझे यही तो साबित करना है सर कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगा। देखो क्या दिमाग लगाएंगे, कुछ दिख रहा है क्या? तो कहोगे डायरेक्टली फिगर में दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रहे हैं जिनको अगर हम कंपेयर कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब कंपेयर करने के ट्रायंगल्स के हम दो तरीके जानते हैं, एक होता है कंग्रुएंसी का तरीका, एक होता है सिमिलैरिटी का तरीका। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कंपेयर करके इस चीज को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो। मान लो सबसे पहले मैं कंग्रुएंसी के तरीके का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान देना। तो कंग्रुएंसी का तरीका सर, तो अगर मैं अपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो उसके बाद मैं सीपीसीटी से बोल सकता हूं कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी सर। सही बात है। अब ये जो दो ट्रायंगल्स है मुझे क्लियरली दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल्स। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कभी भी अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना हो तो सबसे पहले आरएचएस क्राइटेरिया से सोचिए। अगर इससे काम नहीं हो पाता है तब दूसरे क्राइटेरिया पे जाइए। तो सबसे पहले आरएचएस की मदद से कंग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, दोनों ही ट्रायंगल में राइट एंगल है, बिल्कुल है, दिख रहा है सर, आर सेटिस्फाई हो गया। एच का मतलब होता है दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस आपस में बराबर होने चाहिए। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। और इसको तो मुझे बराबर प्रूव ही करना है सर।
इसको तो मुझे बराबर प्रूव ही करना है सर, यानी कि आरएचएस क्राइटेरिया यहां पे फेल हो गया सर। ठीक है, किसी दूसरे क्राइटेरिया से कंग्रुएंसी पे सोचना पड़ेगा। मान लो यहां पे क्या दिख रहा है, तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि जो भी कहानी अवेलेबल है वो एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन के टर्म में। तो अगर कहानी एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन के टर्म में होती है तब कंग्रुएंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया दिमाग में आता है? तुरंत कहोगे सर साइड एंगल के कॉम्बिनेशन वाला सबसे पहले सास बहू क्राइटेरिया दिमाग में आता है, एसएएस क्राइटेरिया दिमाग में आता है। ये चेक करते हैं सर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड आपस में बराबर, यानी कि एक एस मिल गया। इसके अलावा सर इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि एक ए भी मिल गया। इसके अलावा सर जो ये वाला साइड है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और कॉमन साइड इक्वल साइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये थर्ड वाला पैरामीटर एस भी मिल गया है सर। तो यहां पे क्लियरली मुझे दोनों ट्रायंगल में एसएएस क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है सर, बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो एंगल्स हैं सर ये इंक्लूडेड एंगल्स की तरह काम कर रहे हैं। तो चूंकि यहां पे एसएएस क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है, अब हम अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सास बहू क्राइटेरिया की मदद से कंग्रुएंट बोल सकते हैं। और अब कंग्रुएंट बोलने के बाद सीपीसीटी से हम ये बोल सकते हैं सर कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। लो एक तरीके से प्रूव कर दिया। सर आपको कंग्रुएंसी नहीं लगाना है तो सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो। अब सिमिलैरिटी की कहानी का इस्तेमाल करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो अगेन अगर मैं अपने ट्रायंगल्स को देख रहा हूं तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि डबल ए की कहानी तो फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि दो एंगल अभी फिलहाल मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। यहां पे जो भी डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन के टर्म में कहानी है, यानी कि सर सिमिलैरिटी में भी एसएएस क्राइटेरिया की मदद से ही सोचेंगे। अगेन एसएएस क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है सर कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर भी बोल सकते हैं सर। तो बड़ी आसानी से एसएएस क्राइटेरिया की मदद से अपने ट्रायंगल्स को हम क्या कर देंगे सर, सिमिलर बोल देंगे, क्योंकि यहां पे दिख रहा है सर इसका जो रेशियो होगा ये इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2s की कहानी मिल गई और बीच में ये इक्वल इंक्लूडेड एंगल तो है ही। तो एसएएस क्राइटेरिया की मदद से मेरे टारगेट ट्रायंगल्स यहां पे सिमिलर भी साबित हो जा रहे हैं। अब अगेन एक बार सिमिलर साबित हो गए तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लेंगे सर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट यूज कर देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। लिख के ही दिखा देता हूं, ध्यान देना एक बार सिमिलैरिटी को। तो पहले यहां पे नेमिंग कर लेते हैं सर। तो मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। तो सबसे पहले चूंकि हमने यहां पे सिमिलर साबित कर दिया है तो अपने सिमिलैरिटी का नोटेशन देख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का मान लो मैं रैंडमली नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या करस्पॉन्डिंग की कहानी है, उस हिसाब से दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल की कहानी ढूंढिए, तो एंगल की कहानी डी के लिए है सर। तो डी यहां बीच में है, यानी कि यहां पे भी एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल डी बीच में रहेगा। अब इसके अलावा साइड पे आ जाते हैं, तो बीडी के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का डीसी है सर। तो बीडी कहां है, ये रहा बीडी। बीडी के करस्पॉन्डिंग क्या है सर, डीसी बोलो सीडी बोलो एक ही बात है, यानी कि यहां सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, यानी उस हिसाब से लास्ट में सी होना चाहिए। अब मेरे दूसरे ट्रायंगल के नाम के अल्फाबेट है ए डी सी। डीसी ऑलरेडी पुट कर दिया है, यानी कि ए को यहां होना पड़ेगा सर। तो हमारे दोनों टारगेट ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का नोटेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। कंडीशन एसएएस की क्या आएगी सर, इसी नोटेशन से चेक कर सकते हो आप, यहां से तुरंत लिख दोगे डीबी डिवाइडेड बाई डीसी, डीबी डिवाइडेड बाई डीसी बराबर यहां पे एडी बाई एडी बराबर एडी बाई एडी। तो ये हमने अपने डबल एस की कहानी क्रिएट कर ली। इसके अलावा एंगल की कहानी भी लिख सकते हो, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। ठीक है सर। तो एसएस की मदद से हमने अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दिया और सिमिलैरिटी का नोटेशन ये रहा। अब जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट है साइड वाले रिजल्ट की जरूरत है, तो यहां से साइड के रेशियो का रिजल्ट लिख लेते हैं सर। रिजल्ट हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू DB डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। अब ध्यान देना यहां पे सर, अगर मैं इसको और इसको यहां पे इक्वेट कर लूं सर जरूरत के हिसाब से,
तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट के 1 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा सर यहां पे ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी बराबर ए सी प्रूव हो जाएगा। तो ए बी बराबर ए सी यहां पे प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था सर, क्लियर हो गया। तो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई ना कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होते हैं। इसको आप बड़ी आसानी से मल्टीपल तरीकों से प्रूव कर सकते हो सर। इस प्रूफ को भी अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लो और इस प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रखना, ठीक है सर। अब मुद्दे पे लौटते हैं। तो मुद्दा यहां पे यह था कि प्रिंस सर ने बोला था कि जो यहां पे सवाल की सिचुएशन है, इस सवाल की सिचुएशन के हिसाब से और भी तरीके से डायग्राम में सोचा जा सकता है। तो अब दूसरे तरीके से डायग्राम में सोचने की कोशिश करते हैं। अगेन कहानी को ध्यान से सुनना। तो इसी फिगर को फिर से रिक्रिएट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगेन मान लो इन पॉइंट्स को रैंडमली मैं प्लेन के ऊपर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जहां पे अपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में बोल देता हूं a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में बोल देता हूं a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है सर। अब इनको कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हो गया सर। अब मैं इस लाइन सेगमेंट का बनाता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान देना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाऊंगा सर कुछ इस तरीके से बनेगा, परपेंडिकुलर भी होगा और चूंकि बाइसेक्टर है तो ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर भी होगा। तो अभी अभी हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। हमने ये सीखा है सर कि किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट की आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी ये हमेशा बराबर आएगी। यानी कि सर हमारे इस कंसेप्ट के हिसाब से और सवाल के सिचुएशन के हिसाब से क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि सवाल ये जो बात बोल रहा था कि मुझे इस तरीके से डायग्राम क्रिएट करना है कि इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से दूरी बराबर आनी चाहिए। क्या ये सिचुएशन नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर कि मेरे इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी है, अगेन मेरे इस पॉइंट की इस पॉइंट से जो दूरी है, ये आपस में बराबर है। और सिर्फ यही नहीं, इस पॉइंट को आप यहां भी कंसीडर कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, यहां पे भी, 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 यानी कि और भी बहुत सारे तरीके यहां पे पॉसिबल हो सकते थे। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको यह दिख जाएगा कि अगर अपने पॉइंट को मैं यहां पे कंसीडर कर लेता एग्जैक्टली अपने दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो वही वाला फिगर क्रिएट हो जाता। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि इसी फिगर में अगर मैं ये वाला केस ले लेता तो वो वाला डायग्राम आ जाता। तो मुद्दे की बात यह है सर कि यहां पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर इस गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतने सारे फिगर पॉसिबल हैं तो हम एग्जाम में इनमें से कौन सा फिगर बनाएंगे तो सही माना जाएगा। अब यहां पे जवाब को बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। इस टाइप के सिचुएशन के लिए जहां पे इस तरीके से इक्वी डिस्टेंट की बात होती है, जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं वो यही वाला फिगर बनाएंगे। 90% स्टूडेंट्स ये वाला फिगर बनाएंगे। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स जो होंगे सर ये इस टाइप का फिगर बनाएंगे। सिर्फ 10% जो स्टूडेंट्स होंगे ये इनको या फिर इनको कंसीडर करते हुए कोई एक केस ले लेंगे और फिगर बनाएंगे। 90% इसी वाला फिगर बनाएंगे सर, ये आपको पहले दिमाग में रखना है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 90% बच्चे हैं ना, इन्होंने आधा अधूरा फिगर बनाया है। ये बिल्कुल सटीक तरीके से सही फिगर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा समझना बात को, अब ध्यान से सुनना। यानी कि इसका मतलब यह है सर कि आप इनमें से कोई सा भी बना लो, बस ये वाला केस मत लेना। आप इनमें से कोई सा भी केस ले लो, आप पॉइंट यहां ले लो, 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 कहीं का भी केस ले लो, बस एग्जैक्टली यहां वाला केस मत लेना। फिगर यहां पे ऑलमोस्ट सही रहेगा, पूरा सही नहीं हो पाएगा। इसका रीजन क्या है समझना बात को। क्यों ये 90% स्टूडेंट्स के द्वारा सेलेक्ट किया गया जो फिगर है सर, ये फिगर पूरे तरीके से सही नहीं है। जवाब को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्यों सही नहीं है। देखो, सवाल ने आपको बस इतना बोला है कि ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से है कि इन दोनों पॉइंट से ये जो दूरी है, ये दूरी आपस में बराबर है।
अब अगर इस केस के हिसाब से हम डायग्राम एनालाइज करेंगे सर, तो बहुत सारे केसेस यहां पे बनते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्पेशली इस वाले केस की बात करूंगा सर, तो इस केस में ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट तो है ही, साथ साथ ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट भी बन जा रहा है। समझ रहे हो बात को सर? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट तो है ही, साथ साथ ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट भी बन जा रहा है। क्या सवाल ने कहीं पे भी मिड पॉइंट की बात की थी? सवाल ने बस इतना बोला ना इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट है सर, तो मिड पॉइंट का केस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। सवाल ने मिड पॉइंट पे कोई बात ही नहीं की है। अब चूंकि सवाल ने स्पेशली मिड पॉइंट पे कोई बात ही नहीं की है, आपको सिंपली बोला है इक्विडिस्टेंट है, तो आप एक जनरलाइज्ड फिगर लेके चलना। इसी वजह से इनमें से या इनमें से कोई एक फिगर कंसीडर करना, इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि इस फिगर को कंसीडर करने का मतलब है कि आपने इक्विडिस्टेंट की तो बात की, साथ साथ खुद से ही मिड पॉइंट की भी बात कर ली, जबकि सवाल ने आपको अलग से स्पेसिफाई करके कहीं नहीं बोला है कि मिड पॉइंट की भी कहानी है। सवाल ने बस इतना बोला इक्विडिस्टेंट की कहानी है। तो जितना बोला है उसी हिसाब से फिगर कंसीडर करेंगे। इसी वजह से इनमें से कोई एक जनरलाइज्ड फिगर कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे इक्विडिस्टेंट के साथ साथ मिड पॉइंट की भी बात हो जा रही है। ये सभी को समझ में आया? याद रखना, फिगर ये भी सही है, लेकिन पूरा एक्यूरेटली सही फिगर नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे इक्विडिस्टेंट के साथ साथ मिड पॉइंट की भी बात हो जा रही है, जिसके बारे में सवाल में कोई जिक्र ही नहीं था। सवाल में जितना बोला जा रहा था उसके हिसाब से जो जनरलाइज्ड फिगर बन रहा है, सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। ये एक स्पेशल फिगर हो गया, क्योंकि इक्विडिस्टेंट के साथ साथ मिड पॉइंट की भी बात हो गई। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने की या इतने की बात करते, तो यहां पे बकायदा जनरलाइज्ड वे में बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इक्विडिस्टेंट की ही बात हो रही है। सभी को इतना समझ में आया? समझ में आना चाहिए। यानी कि इससे मुझे यह क्लियर हो रहा है सर कि 90% स्टूडेंट जिस फिगर को एग्जाम में बना के आते हैं, वो एक्चुअली में सही फिगर नहीं माना जाएगा। और कोई मजेदार सवाल होगा ना, उसमें अगर आप ये गलत फिगर बना दोगे तो आपका पूरा आंसर सही नहीं आ पाएगा। तो इस छोटी सी बात को यहां पे याद रखना। तो कैसा फिगर बनाना है सभी को क्लियर हुआ? क्या क्लियर होना चाहिए? इनमें से कोई सा भी एक फिगर बना दो, आपकी मर्जी है। तो अब ये समझ में आ गया है सर फिगर क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो पहले फटाफट तरीके से यहां पे फिगर बना लेते हैं। अब सवाल के हिसाब से डायग्राम बनाने के लिए जो हमने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पे किसी भी एक पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पे डायग्राम की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज डायग्राम की कहानी में फिर से दिखेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से अपने प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली अपने प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर मैंने इस वाले पॉइंट को यहां कहीं लोकेट कर लिया और इस वाले पॉइंट को यहां कहीं मान लो लोकेट कर लिया। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख लेंगे सर a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। सर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे यहां पे a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब अपने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे सर। फटाफट तरीके से अपने टारगेट पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं यहां पे। तो हमने यहां पे ज्वाइन कर लिया। अब इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे डॉटेड लाइन से। क्या करेंगे सर? अब अपने लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। तो यहां पे बड़े ध्यान से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन की मदद से। और एक बार देख लेते हैं प्रिंस सर ने सीधी लाइन खींची है कि नहीं। ऑलमोस्ट सीधी है, क्या बात है, सीधी लाइन प्रिंस सर के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे बना दिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी अपने पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं एनालिसिस के लिए, जैसा कि हमने देखा था। मान लो यहां ऊपर कहीं यहां पे मैं लोकेट कर लेता हूं अपने पॉइंट को, और सवाल के सिचुएशन के हिसाब से मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। ठीक है सर, इतना हो गया। अब देखो आपको एक्चुअली अपना डायग्राम कितना बनाना है, बड़े ध्यान से अब देखना। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आपको एक्चुअली अपने कॉपी पे डायग्राम कितना बनाना है, बड़े ध्यान से देखना। इसको गायब कर दो, इस पूरे के पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कहानी को गायब कर दो। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, जैसा कि सवाल बोल रहा था,
कि ये पॉइंट इस तरीके से है कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी आपस में बराबर है। इस बात को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो इस बात को यहां पे हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया सर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, जैसा कि मुझे बोला जा रहा था इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी आपस में बराबर है। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए उतना पूरा डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ इतना ही बनाना है। यानी जितनी बात बोली जा रही थी सिर्फ उतना ही बनाना है। आपको बोला जा रहा था कि एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, ये कुछ इस तरीके से है कि मेरे इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो दूरी है वो इक्वी डिस्टेंट है, वो बराबर है। तो बस इतने पोर्शन को मैंने यहां पे डायग्रामेटिकली शो कर दिया है। हमने ये जो पूरी डायग्राम की कहानी देखी थी, जो पूरी एनालिसिस देखी थी सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायग्राम अल्टीमेटली एनालिसिस के थ्रू ही आया है। तो पहले आप पेंसिल से पूरा डायग्राम बनाओगे, उसके बाद बेकाम की चीजों को रबर से इरेज कर दोगे और इतना ही डायग्राम बचा रहना चाहिए। मान लो कोई स्टूडेंट रहता जो पॉइंट को नीचे कंसीडर करता, तब वो कैसे डायग्राम बनाता? तो उस केस में वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता। ध्यान देना, इस केस में वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता। ये जैसे ही बना लेता, इसको गायब कर देता, इसको गायब कर देता, इसको गायब कर देता, फाइनली इसको इससे ज्वाइन कर देता, इनके कोऑर्डिनेट्स डाल देता। ठीक है सर। तो जो स्टूडेंट नीचे करके डायग्राम बनाता वो ऐसे बनाता सर। तो डायग्राम में आपको इतना ही पोर्शन बनाना है, पूरी कहानी की जरूरत नहीं है। पूरी कहानी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरी कहानी, पूरी एनालिसिस हमने देखी थी ना, इसका इस्तेमाल आपको आगे जाके इसी लेक्चर में भी पता चलेगा, निश्चिंत रहो। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर सवाल पे अब सोचना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम फाइनलाइज हो चुका है सर, सोचना स्टार्ट करेंगे। बड़े ध्यान से कहानी को सुनना। तो करना क्या है सर, डायग्राम तो बना लिया। तो मुझे यहां पे अब अपने इस गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से, इस डायग्राम की मदद से x और y के बीच में एक रिलेशन पता करना है। क्या दिमाग लगाएंगे, कैसे सोचेंगे? क्योंकि एग्जाम में सवाल तो लिख के नहीं आएगा किस टॉपिक का सवाल है। यहां पे आपको टॉपिक पढ़ के समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला है, यानी कि सवाल को बनाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। एग्जाम में तो लिख के नहीं आएगा ना सर, एग्जाम में तो सीधे सवाल आएगा। कैसे दिमाग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है? ध्यान से सुनिएगा जवाब को। कल ही के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था सर कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी सवाल होते हैं मेनली दो कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी ऐसी होगी जहां पे सवाल के लैंग्वेज में सीधे सीधे आपको लेंथ वर्ड, डिस्टेंस वर्ड दिख जाएगा, जिससे अंदाजा लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सर एक और कैटेगरी ऐसे सवालों की होती है जहां पे सवाल को सीधे पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा सर। ये हमने कल के लेक्चर में ही देखा था। अब अगर मैं यहां पे इस चीज को टेस्ट करूं तो ध्यान देना, अगर मैं सवाल को पूरा पढ़ रहा हूं तो शुरुआत में ही एक शब्द मुझे दिख रहा है इक्वी डिस्टेंट, यानी इस शब्द के अंदर डिस्टेंस शब्द छुपा हुआ है सर। यानी कि डायरेक्टली सवाल के लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड मिल गया है जो कि डिस्टेंस की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधे पता चल जा रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो एक हिंट यहां से मिला सर, और भी तरीके से पता कर सकते हैं। चूंकि आपने यहां पे सक्सेसफुली डायग्राम बना लिया है और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको यह पता है कि ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको पता है सर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो डायग्राम में भी मुझे डिस्टेंस की कहानी दिख रही है, कोऑर्डिनेट्स की कहानी दिख रही है। तो डायग्राम के थ्रू डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि एनालिसिस करने के लिए मुझे अल्टीमेटली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जैसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले के अंदर एक्स वाई की कहानी दिख जाएगी, यानी अल्टीमेटली मेरे पास एक्स और वाई के टर्म में एक रिलेशन आ जाएगा। तो जो चीजें यहां पे क्लियर हो रही हैं सर, फटाफट तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। तो मुझे क्या बोला जा रहा था? मुझे बोला जा रहा था सर डायग्राम के हिसाब से कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। तो कुछ नामकरण कर लेते हैं पॉइंट्स का। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने इस पॉइंट को पॉइंट ए बोल दिया, इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल दिया, इस पॉइंट को पॉइंट पी बोल दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना, कभी भी किसी सवाल को सॉल्व करने के दौरान आपको ऐसा लगे कि पॉइंट्स को कुछ मानने की जरूरत है, जैसे कि मैंने माना ए बी पी इस तरीके से, तो पॉइंट को अपनी मर्जी से ओ मत मानना। क्यों?
क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाय कन्वेंशन ये रूल है कि O का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो इस छोटी सी इंपॉर्टेंट बात को याद रखना कि कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल कर लो, बस O को इस्तेमाल करने से बचना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बाय कन्वेंशन O का इस्तेमाल ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो कोई भी अल्फाबेट इस्तेमाल करना, O को थोड़ा सा इस्तेमाल करने से बचना, क्योंकि O का इस्तेमाल ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। छोटी सी बात को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है सर। अब देखो आगे, तो हमने यहां पे नामकरण कर लिया है। अब नामकरण कर लिया है सर, तो इसके बाद अब यहां पे एनालिसिस करते हैं शुरू। तो सवाल के सिचुएशन के हिसाब से ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या फ्रेम हो रहा है सर, तो AP और BP आपस में बराबर है। सवाल के सिचुएशन के हिसाब से सर AP और BP आपस में बराबर है, और यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम AP भी निकाल सकते हैं, BP भी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। फाइनली जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो XY के टर्म में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, और इसी की रिक्वायरमेंट है। अब अगेन आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी सर, कि एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला इस लेंथ को निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला इस लेंथ को निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगेन याद करो, कल के लेक्चर में कुछ बताया था, मैंने आपको बताया था, जहां आपको सवाल में यह दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, तो वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि x1 मान रहे, y1 मान रहे, x2 मान रहे, y2 मान रहे, ना, आपको सीधे जो शॉर्टकट जो ट्रिक मैंने बताई थी वो लगा देना है, दैट्स इट। तो इस बात को यहां पे याद रखते हुए काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AP की लेंथ निकाल लेते हैं, ध्यान देना सर। तो AP, तो सबसे पहले अपने AP के सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं सर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर x कोऑर्डिनेट्स को देखें तो ये रहा और इधर ये रहा, तो मुझे चाहिए होता है अपने टारगेट पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं सर। एक तरीका हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, दूसरा तरीका हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। दोनों में से जिस रास्ते से आगे जाना है आपकी मर्जी है। मान लो मैं वो रास्ता लेता हूं कि मैं x माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कर देता हूं x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के लिए। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया सर, यहां पे x माइनस a प्लस बी कर दिया सर, x माइनस a प्लस बी कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया सर, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, इसका स्क्वायर प्लस। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यहां पे करना। अगेन ध्यान दीजिएगा, तो हमने ये जो रास्ता अपनाया है उसके हिसाब से इसका काम पहले हुआ है सर, यानी कि y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को लेने के दौरान भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यानी इस हिसाब से हम लिख लेंगे सर यहां पे अपने y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस क्या हो जाएगा सर, y माइनस यहां पे b माइनस a, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और इस पूरी चीज का फाइनली स्क्वायर रूट। तो ये हमने अपने ट्रिक से डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके AP की लेंथ निकाल ली है, ठीक है सर। बराबर बराबर क्या हो जाएगा सर, अब BP, अब BP की लेंथ लिखेंगे सर। इस तरफ लिख लेता हूं BP की लेंथ, ध्यान देना यहां पे। तो अगेन यहां पे सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो अगर मैं अपने x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस की बात करूं सर, तो मैं x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी भी बोल सकता हूं, या फिर a माइनस बी माइनस एक्स भी बोल सकता हूं। किसी भी तरीके को अपना लो, मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इसको पहले रखते हुए बात करता हूं और मैं तरीका अपना लेता हूं सर। यहां पे ध्यान देना थोड़ा पे, मैं यहां पे लिख लेता हूं सर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के लिए x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस अब y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर की बारी से। अब चूंकि मैंने पैटर्न ऐसे रखा है कि इसको पहले लिया है, तो y कोऑर्डिनेट्स में भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि सर मेरे पास यहां पे हो जाएगा y माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट। यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने कुछ दूरी पे यहां पे जाके लिखा। तो ये हमने किसकी लेंथ निकाल ली, BP की लेंथ निकाल ली, ठीक है सर। अब आपके पास क्लियरली एक इक्वेशन का फॉर्मेट आता हुआ दिख रहा है सर, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली एक्स वाई के टर्म में रिलेशन आ जाएगा। अब समझना बात को सर, ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट मेरे पास है इसमें क्लियरली मुझे स्क्वायर रूट दोनों साइड दिख रहा है, जो कि मुझे सिंप्लीफाई करने में डिस्टर्ब कर रहा है। और याद करिए मैंने आपको सिखाया है
कभी भी इक्वेशन के फॉर्मेट में स्क्वायर रूट डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए तो हटा दो। कैसे हटाते हैं सर? दोनों साइड स्क्वायर करके हटाते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, यहां का भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, वहां का भी हट जाएगा। हटने के बाद मेरे पास कहानी कुछ इस प्रकार आ जाएगी सर, x माइनस यहां पे a प्लस बी और इस पूरी चीज का स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहां पे कहानी हो जाएगी y माइनस बी माइनस ए और इस पूरी चीज का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा सर? राइट साइड में हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी इस पूरी चीज का स्क्वायर प्लस आगे y माइनस ए प्लस बी और इस पूरी चीज का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटाने के बाद ये कहानी मेरे पास आ गई है। अब ध्यान देना, अब ये जो चारों के चारों टर्म है इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैसे सर? तो ये भी यहां पे समझना बात को, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगेन, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगेन, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अगेन, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं सर। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, कैलकुलेशन का पार्ट आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है सर? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बाद माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके इतने टर्म आए। अब इसको करते हैं सर आगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगेन पहले ब्रैकेट को क्लोज करके रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके ये लाया। अब इसको करेंगे प्लस, फिर से ध्यान देना सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। यहां पे कर लिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। अब राइट साइड आते हैं, इज इक्वल टू, इसको अगेन खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट, यानी कि सर a स्क्वायर प्लस यहां पे b स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये कर लिया सर ब्रैकेट क्लोज। और फाइनली प्लस, अब इसकी बारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको नीचे लिख लेते हैं सर, जगह नहीं है यहां पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहां पे b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है सर। अब यहां पे थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं क्योंकि जगह पड़ रही है कम, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से यहां पे बना लिया होगा, और क्लियर होगा बोर्ड, अभी और क्लियर करते हैं बोर्ड को, ठीक है सर। अब देखो यहां पे एक अंडरलाइन दे देते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मेरे पास टर्म आ रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या आ रहा है सर? ब्रैकेट अब खोल रहा है, ये सारे ब्रैकेट खोल रहे हैं सर। यहां पे है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद आगे है माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, इसके बाद यहां आगे का ब्रैकेट खोलेंगे सर तो प्लस वाई स्क्वायर है, इसके बाद प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसके बाद क्या है सर? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब इज इक्वल टू के राइट साइड में आ जाते हैं सर, ये ब्रैकेट खोलेंगे, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहां पे a माइनस बी का स्क्वायर, इसके बाद क्या हो गया? माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स। अब इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा सर, लिख लिया। आई होप आपको ये विजिबल है। अगर ये टर्म विजिबल नहीं है, पढ़ के सुना देता हूं, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है सर। अब सॉल्व करते हैं। तो अब काटा पीटी मचती हुई दिख रही है सर, मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहां का एक्स स्क्वायर और इसके बाद फिर और कहां का एक्स स्क्वायर सर? तो यहां का एक्स स्क्वायर और यहां का एक्स स्क्वायर खत्म हो रहा है। अगेन दिख रहा है सर यहां का वाई स्क्वायर और यहां का वाई स्क्वायर भी खत्म हो रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सर, तो कैंसिल करने के बाद मेरे पास यहां पे बच रहा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, आगे प्लस b माइनस ए का स्क्वायर माइनस आगे कितना आ रहा है सर यहां पे? तो माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई आ रहा है। चेक कर लीजिए सर, यहां से ये टर्म आया, 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 बराबर राइट साइड में मेरे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी इंटू एक्स, इसके बाद प्लस यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहां 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके आया है, इसको फर्दर यहां पे सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है सर? सभी को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसके बाद इस टर्म को खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, इस टर्म को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ax माइनस 2bx। इसके बाद इसको खोलते हैं सर, प्लस यहां पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसको खोलेंगे सर, माइनस 2by माइनस माइनस प्लस 2ay बराबर। अब राइट साइड में आ जाते हैं सर, राइट साइड के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं, मान लो यहां पे ब्लू यूज कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसके बाद यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2ax माइनस माइनस प्लस 2bx हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, प्लस यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फाइनली माइनस 2ay माइनस 2by। मतलब बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, बड़े ध्यान से यहां पे हमें अपने कैलकुलेशन में प्रोसीड करना है। इतनी कहानी सभी को यहां पे समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब देखो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं। ए स्क्वायर का एक टर्म यहां पे है तो एक ए स्क्वायर मिला, इसके अलावा एक एक्स स्क्वायर यहां पे मिला तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। ध्यान देना सर, इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक ए स्क्वायर है, तो कुल मिला के 2a स्क्वायर यहां पे है, 2a स्क्वायर यहां पे है, कट जाएगा सर। दिख रहा है यहां पे क्लियरली कैंसिल हो जाएगा सर, कट जाएगा। अब बी स्क्वायर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बी स्क्वायर यहां दिखा, एक बी स्क्वायर यहां दिखा, 2b स्क्वायर हो गया सर। यहां पे भी एक बी स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो गया सर। तो 2b स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, यानी कि कट जाएगा, बी स्क्वायर भी कट गया सर। और क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो रही है फटाफट यहां पे देखो। तो 2ab का टर्म यहां एक दिख रहा है सर, इसके अलावा यहां माइनस 2ab का टर्म दिख रहा है, तो ये भी यहां पे खत्म हो गया सर। उस तरफ चलते हैं, माइनस 2ab का टर्म यहां पे दिख रहा है सर, और यहां पे प्लस 2ab का टर्म दिख रहा है, ये भी यहां पे खत्म हो गया। और देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। माइनस 2ax यहां पे दिख रहा है सर, माइनस 2ax यहां पे दिख रहा है सर। और क्या दिख रहा है यहां पे, ध्यान देना, यहां पे भी माइनस 2x है, ये भी खत्म हो गया सर। और देखो माइनस 2bx यहां पे है, वहां प्लस 2bx है, ये खत्म नहीं हो रहा। और कुछ देखो, माइनस 2by, जी हां माइनस 2by यहां पे भी है सर, ये खत्म हो गया। 2ay खत्म नहीं हो रहा है सर। अब देखो फाइनली मेरे पास क्या बचा है। तो मेरे पास फाइनली जो जो गोला कर रहा हूं वो बचा, इधर से ये बचा है, इधर से ये बचा है, इधर से ये बचा है, और इधर से ये बचा है। यानी फाइनली मेरे पास बचा है माइनस 2bx प्लस 2ay, और राइट साइड में बचा है सर 2bx माइनस 2ay। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन की है मैंने। अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो इतनी मेहनत करने के बाद भी गलती कर जाओगे। कैलकुलेशन का पार्ट यहां पे काफी लेंदी है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसको क्लियर करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। bx वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं सर, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो 2bx पहले से है, ये इस तरफ जाएगा तो फर्दर प्लस 2bx हो जाएगा सर। यहां पे पहले से 2ay है, इस 2ay वाले टर्म को अलग कर लेते हैं तो इधर आके प्लस 2ay बन जाएगा। यानी सिंप्लीफाई करेंगे सर, 2ay प्लस 2ay 4ay हो गया, बराबर यहां पे 2bx प्लस 2bx 4bx हो गया। 4 से 4 कट गया, मेरे पास यहां पे निकल के आ रहा है सर ay बराबर bx, ay बराबर bx। यानी कि मुझसे पूछा जा रहा था सर कि x और y के टर्म में रिलेशन निकालना है, रिलेशन हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या, कोई परेशानी क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिलेशन क्या रहा है सर, bx बराबर ay, या फिर कह लो ay बराबर bx। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, ठीक है। कर लिया सभी ने नोट डाउन। अब आते हैं मुद्दे पे, फिर से कहानी को ध्यान से सुनना। तो सर सब्जेक्टिव में अगर यह सवाल पूछा जाता है तो एक तरीका पूछे जाने का मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। एक तरीका क्या था सर पूछे जाने का? तो पूछे जाने का एक तरीका यह रहा कि पूरा का पूरा इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा, फाइनली बोल देगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सर देखो पूछे जाने का सब्जेक्टिव में ही एक और तरीका हो सकता है, ध्यान से सुनना।
तो सवाल आपको इतनी दूर तक लिखेगा, सवाल आपको क्या करेगा सर, इतनी दूर तक लिखेगा, इसके बाद ये वाली लाइन नहीं लिखेगा, ये वाली लाइन नहीं लिखेगा सर, इसके बाद डायरेक्टली वो कह देगा प्रूफ दैट bx इज इक्वल टू ay, यानी इतना पूरा लिखेगा और इसके बाद ये प्रूफ करने को कह देगा। सवाल सब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्मेट को भी फटाफट कॉपी पर नोट डाउन कर लो। तो कहानी सभी को यहां पे समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब देखो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, भले ही यहां पे हीरो और हीरोइन का मिलन हो गया हो, लेकिन अभी विलन का रोल बाकी है सर। अभी आगे जाके विलन का रोल आएगा और विलन का रोल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहां पे कहानी को ध्यान से सुनना। यहां पे अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, तो फटाफट देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है। तो कहोगे सर इस नेक्स्ट स्लाइड पे एक सवाल लिखा है, क्या सवाल है पढ़िए थोड़ा। सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट with end points a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b। क्या कह रहा है सवाल, सवाल की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी। क्या पूछ रहा है सवाल सर, सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कुछ दिमाग लगा सकते हो कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कुछ सोच सकते हो क्या, थोड़ी देर सोचने की कोशिश करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहां पे जवाब आ रहा होगा कि सर ऐसा कुछ कैसे सॉल्व करना है, हमें कोई आइडिया नहीं है, आप ही बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो बड़े ध्यान से अब जवाब को सुनिएगा। इस सवाल को आप ऑलरेडी अभी अभी सॉल्व करके आ चुके हो, इस सवाल को अभी अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है। तो अब आगे की कहानी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के पहले जो बात बोली जा रही है ना सर, उस हिसाब से अपना डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना वो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसके एंड पॉइंट्स ये और ये हैं सर। तो बिल्कुल रैंडमली अपने इन पॉइंट्स को हमने प्लेन ऑफ पेपर पे मान लो कुछ इस तरीके से प्लॉट कर लिया कि ये वाला पॉइंट यहां पे है और ये वाला पॉइंट यहां कहीं पे है, ठीक है सर। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे गिवन डेटा के हिसाब से हो जाएंगे a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सर हमारे गिवन डेटा के हिसाब से a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब अपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, और सवाल मुझसे इसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है। तो अब इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा सर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस लाइन सेगमेंट के साथ ये परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी कर देगा, यानी कि ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो डायग्रामेटिकली इस चीज को हमने शो कर दिया। अब सवाल फाइनली मुझसे इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है, क्या होगी। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो लाइन की इक्वेशन का, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं। कैसा होता है सर, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ऐसा भी बोल देते हैं, या फिर कई बार सर सिचुएशन के हिसाब से ax प्लस बी वाई बराबर सी ऐसा भी बोल देते हैं सर, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है सर वो कुछ इसी टाइप की होती है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। यानी इसकी भी जो इक्वेशन निकल के आएगी सर कुछ इसी टाइप की होगी। अब एग्जैक्टली क्या इक्वेशन होगी, कैसे निकालेंगे सर, तो अगेन हम क्या दिमाग लगाएंगे यहां पे सर, हमने एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जो कंसेप्ट सीखा था वही दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x और y क्या रिप्रेजेंट करता है सर, तो ये जो x और y होता है सर ये मेरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मेरे स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, इसमें ये जो x और y होता है
ये मेरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है सर। अब देखो कैसे दिमाग लगाते हैं। जो हमने एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था सर कि एक लाइन सेगमेंट का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। स्पेशल प्रॉपर्टी कहती है कि आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की जो दूरी होगी आपके ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो दूरी बराबर होगी सर। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी से अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के आपने अभी अभी जो किया था बस वही काम यहां पे करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है सर। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, अब पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले फिगर वापस से क्लियर कर लेते हैं। पूरे प्रोसीजर को बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना और समझने की कोशिश करना। तो चीजों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला बिल्कुल रैंडमली कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए x, y। क्यों आपने यह माना है? क्योंकि आपको पता है अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कि इसी फॉर्मेट का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा जहां पे x और y क्या करता है, तो मेरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है सर। इसी वजह से हमने अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं पे भी रैंडमली एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है सर जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए इंटेंशनली x, y। अब वही दिमाग लगाना है कि चूंकि ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि इस पॉइंट की मेरी ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो दूरी होगी सर, ये दूरी आपस में बराबर होगी। अब ये बराबर दूरी वाली बात जैसे ही बोलोगे सर तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आपके पास अल्टीमेटली चीजों को इक्वेट करने के बाद, डिस्टेंसेस को इक्वेट करने के बाद, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्स और वाई के टर्म में एक रिलेशन आ जाएगा। और यही जो x और y के टर्म में रिलेशन आएगा सर, यही तो मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑलरेडी याद करिए इसी सेम सिचुएशन के लिए सवाल को अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था सर। क्या रिलेशन आ रहा था x और y के बीच में सर? रिलेशन आ रहा था bx बराबर ay। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूं तो bx माइनस ay बराबर 0, कुछ इस तरीके से बोल सकता हूं सर। क्या इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे अप्रोच लेना है सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जहां आपको बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में कोई सवाल दिखे जहां पे एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए जाएं और उसके बाद सवाल आपसे क्लास 10th लेवल पे उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ दे, तो आपको सिंपली क्या करना है? अपना डायग्राम क्रिएट कर लेना है, अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रैंडमली कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेना जिसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेना। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ये जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है सर कि ये लेंथ बराबर होंगे, ये कर देंगे, तुरंत हमारे पास x और y के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक रिलेशन आ जाएगा और यही रिलेशन आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर को दिमाग में रखना। तो अब इससे यह क्लियर होता है सर कि यही जो पिछला वाला सवाल है ये ऐसे करके घुमा के भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सवाल देख के कह देंगे आउट ऑफ सिलेबस, सर ये तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसी सवाल को पूछे जाने का ये एक दूसरा तरीका है, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। अब एक और बात जान लो सर, ये जो पर्टिकुलर सवाल है इसको हम क्लास 11th में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से और भी तेज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी ज्यादा बड़ी है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि अभी आप नहीं जानते हो। अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होने वाला एक बहुत बड़ा वर्ड है स्लोप।
इसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं सीखा है सर। इसके बारे में जब हम डिटेल में क्लास 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके बाद इसी सेम सवाल को हम 11th के कंसेप्ट की मदद से बड़ी आसानी से बिल्कुल सिंपल वे में बड़े फटाफट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो 11th का कंसेप्ट है। अगर मैं 10th के कंसेप्ट के हिसाब से बात करूं तो इस पर्टिकुलर सवाल को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, याद रखना। तो कनेक्शन समझ में आया कि क्यों प्रिंस सर ने इतने अच्छे तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कहानी समझाई थी, क्योंकि उसी कहानी से यह सवाल फ्रेम हो गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल मिलता है तो यह मत सोचना आउट ऑफ सिलेबस है सर। यही सवाल पूछे जाने का एक और तरीका यह है, क्या किया है सवाल ने आपको एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं। अब आपसे उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पूछ रहा है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं सर, तो सॉल्व करने के लिए पहले सवाल के सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक रैंडमली पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है वो पॉइंट मेरे ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। यह प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के टर्म में एक रिलेशन आ जाएगा, और यही रिलेशन एक्चुअली में मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा इस सिचुएशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर वैरायटी को कैसे टैकल करना है यह भी यहां आपने सीख लिया। इतना समझने में किसी कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या इक्वेशन बता दोगे, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दोगे तो आप अपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बता दोगे सर, bx माइनस ay बराबर 0। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। इतना सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो इस बात को याद रखना कि यही सेम सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे अब ये आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। फटाफट होमवर्क नोट डाउन करो। सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। कुल मिला के अभी अभी जो सीखा है उसी पे बेस्ड, उसी फॉर्मेट पे एक सवाल है, सबसे बनना चाहिए, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सबके द्वारा। सर सवाल क्या है, सिंपली सवाल ने आपको एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब सवाल आपसे इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है, निकालना तुम जानते हो। सभी लोग निकाल के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, और अब आ जाएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट पे। तो सब्जेक्टिव की तो कहानी देख ली, अब इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में कई तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है समझने की कोशिश करेंगे। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश यहां पे करना। तो पहले एक बार अपना सब्जेक्टिव सवाल वापस वेरीफाई कर लेते हैं सर, bx बराबर ay। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने एमसीक्यू नंबर 1 पे। ध्यान से सुनना सर, सवाल क्या, पहले फटाफट तरीके से पढ़ लो। सवाल कह रहा है, if the point x comma y is equidistant from the points this and this, which of the following is true। कुल मिला के दिख रहा है सर, यही सेम सवाल है सब्जेक्टिव वाला, जिसको प्रिंस सर ने यहां पे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ लिया है। तो x और y के टर्म में इस सिचुएशन के लिए क्या रिलेशन आ रहा था सर, रिलेशन आ रहा था bx बराबर ay। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, bx बराबर ay। फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं सर, ध्यान से सुनना। एमसीक्यू नंबर 2 की कहानी। अब 2 नंबर सवाल को पढ़ो सर। सवाल यहां पे कह रहा है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस एंड x बराबर ky, वैल्यू ऑफ k इज। तो कुल मिला के सवाल पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा सर कि यहां से लेकर यहां तक की वही सेम सवाल की कहानी है, बस आगे जाके थोड़ा सा सवाल बदल गया है। अब समझना कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान सवाल है सर। इस पूरे पोर्शन के लिए सवाल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था और x और y के टर्म में एक रिलेशन निकाला था। रिलेशन आ रहा था सर bx बराबर ay। अब देखो सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये बात तो ट्रू है ही, इसके साथ साथ ये वाली बात भी बोली जा रही है कि सर इस सिचुएशन के हिसाब से एक इक्वेशन आ रही है जो कि इस फॉर्मेट की है, x बराबर ky। तो तुरंत बताइए कि यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, a बाई बी होगी, b बाई ए होगी, माइनस a बाई बी होगी, माइनस b बाई ए होगी। अगेन आसान है सॉल्व करना,
क्योंकि सवाल के सिचुएशन के हिसाब से एक्स वाई के टर्म में ये रिलेशन आपके पास आ रहा था। बस इस रिलेशन को इस फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट कर दो सर। तो एक्स को अकेला करना है फॉर्मेट में, एक्स को अकेला कर दो। एक्स को अकेला करोगे ये भी उस तरफ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि सर ए वाई बाई बी हो जाएगा। यानी बिल्कुल इस तरीके से सेट किया जाए सर, तो मैं इसको एडजस्ट करके बोल दूंगा x बराबर a बाई बी इंटू वाई। क्या इस फॉर्मेट में नहीं आ गया है सर? x बराबर के वाई फॉर्मेट में बिल्कुल आ गया है। तो k की वैल्यू क्या दिख रही है सर? a बाई बी दिख रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? a बाई बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं सर। एमसीक्यू नंबर 3 देख लेते हैं। अगेन कहानी को ध्यान से सुनना। तो ये रहा सर हमारा थर्ड एमसीक्यू। फटाफट सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है The equation of perpendicular bisector of the line segment with end point this and this is। अभी सब्जेक्टिव में सॉल्व किया है सर कि कभी भी अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बड़ी आसानी से हम निकालना जानते हैं। और इस पर्टिकुलर सवाल के लिए निकाल लिया था, क्या आ रहा था सर? bx बराबर ay, यही हमारी लाइन की इक्वेशन आ रही थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं यहां पे। अब अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं सर। फटाफट तरीके से सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस इज व्हाट। सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल यहां पे पूछ रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सवाल आपसे पूछ रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइप के सिचुएशन के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा सर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की झलक मैं आपको बीच बीच में कई बार दे भी चुका हूं और आगे जाके हम डिटेल में इसको पढ़ने भी वाले हैं। फटाफट तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले बिल्कुल रैंडमली अपने प्लेन ऑफ पेपर पे इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लो इस कोऑर्डिनेट के लिए मैंने अपने प्लेन पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया और इस कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने अपने प्लेन ऑफ पेपर पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताए गए हैं सर a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और इसके लिए कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं सर a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। तो इनको अब ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो ज्वाइन कर लिया यहां पे। अब सवाल मुझसे इसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है सर। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो अपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x कॉमा y मान लेता हूं। तो अगर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो बड़ी आसानी से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं सर? मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे काम करता है सर? तो आपके एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो एवरेज होता है वो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे देता है। अगेन आपके एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का जो एवरेज होता है वो आपके मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता देता है। करते हैं सर अप्लाई। तो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज यहां पे हो जाएगा सर a प्लस बी और a माइनस बी का एवरेज, यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2। सॉल्व करेंगे सर तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बाई 2, तो b से b गया, 2a बाई 2 कितना हो गया सर? 2a बाई 2 a बचा। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया है सर यहां पे a। क्या आ गया है सर यहां पे? a। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगेन क्या हो जाएगा सर? तो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज, तो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स हैं b माइनस a और a प्लस बी, तो इनका एवरेज यानी कि दिस प्लस दिस बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं सर। b माइनस a प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a से a गया, b प्लस बी 2b, 2b बाई 2 कितना हो जाएगा? b हो जाएगा सर। तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी आ गया है b। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं सर? a कॉमा b आ रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फटाफट नोट डाउन करो चीजों को, फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लो। बहुत आसान सा सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 देख लेते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा, डरना मत पांचवें सवाल को देख के। पढ़ो सवाल फटाफट। सवाल कह रहा है सर द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज व्हाट। अब देखो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल दिख रहा है।
तो सवाल पहले जो जो बातें बोल रहा है ना उस हिसाब से डायग्राम क्रिएट कर लेते, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है क्या होगी, और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में मुझे सबसे पहले यह जानकारी दी जा रही है कि मेरा स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। सबसे पहले मुझे यह बोला जा रहा है कि मेरा जो टारगेट स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे पता करनी है, यह स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से होके पास कर रहा है सर। तो पहले इस सिचुएशन के लिए डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं सर। तो ये पॉइंट्स है सर, रैंडमली मान लो इन पॉइंट्स को प्लेन ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहां पे लिख लेते हैं सर a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। इस पॉइंट के लिए लिख लेते हैं सर a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन से सर, ठीक है सर। तो एक स्ट्रेट लाइन से अपने इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसके मिड पॉइंट की बात करनी है सर, अब इसके मिड पॉइंट की बात करनी है। तो अभी अभी हमने इसी सेम सिचुएशन में अपने इन पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। क्या आ रहे थे सर, याद करिए, a कॉमा बी आ रहा था। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। सवाल कह रहा है कि ये जो भी स्ट्रेट लाइन है ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से होके पास कर रहा है। यानी कि मुझे जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है सर, वो लाइन इस वाले पॉइंट से होके पास कर रहा है। अब समझना बात को सर, इस पॉइंट से होके पास करने वाले तो बहुत सारे लाइन हो सकते हैं सर। इस पॉइंट से होके ये लाइन पास कर सकता है सर, ये लाइन पास कर सकता है, ये लाइन पास कर सकता है, ये लाइन पास कर सकता है, अनगिनत लाइन पास कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको कौन से लाइन की बात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बोला जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि आगे बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से है कि इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। यानी आपको सारे लाइंस की बात नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से पास करने वाले उस लाइन की बात करनी है सर, जो कि मेरे इस वाले लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो। इसी की इक्वेशन मुझसे पूछी जा रही है सर। तो बड़े ध्यान से सवाल को पढ़ा, समझा और उस हिसाब से डायग्राम क्रिएट किया और सब कुछ दिखने लगा। क्या दिख रहा है फटाफट बताओ, तुरंत कहोगे सर। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सवाल घुमा फिरा के मेरे से इस एंड पॉइंट से बनने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ही पूछ रहा है, क्योंकि ये लाइन अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो बन गई है सर। ये पोर्शन इसके बराबर है यानी कि ये बाइसेक्टर है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है यानी कि परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर भी है साथ साथ बाइसेक्टर भी है यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सवाल चाहता सीधे सीधे बोल सकता था कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए, लेकिन सीधे सीधे सवाल ने नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला। तो अब जाके डायग्राम बनने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि अल्टीमेटली मुझे अपने इसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, जो कि ऑलरेडी हम निकाल के आ चुके हैं। क्या आ रही थी सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन? bx बराबर ay, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है सर? मजेदार सवाल, तगड़ा सवाल। और अपने आखिरी एमसीक्यू को अब देख लेते हैं। ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा। आखिरी एमसीक्यू क्या है सर, बिल्कुल ध्यान से। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 6। अब इस सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है सर, which of the following points lie on the perpendicular bisector of the line segment with end points this and this। और आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स में यहां पे 4 कोऑर्डिनेट्स की कहानी गिवन है। अब ध्यान से समझना कि ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पे कह रहा है सर कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ये आपको पता करके बताना है।
तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि सेम सिचुएशन के लिए हम बड़ी आसानी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना जानते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्लियर हो। ध्यान देना। तो पहले रैंडमली इन पॉइंट्स को प्लेन के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। तो मान लो इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से प्लेन के ऊपर लोकेट कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं यहां पे a प्लस बी कॉमा b माइनस ए। इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं सर a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। इनको मैं कर लेता हूं यहां पे ज्वाइन कर लिया सर। अब इसके बाद इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन मैंने यहां पे बना दी सर। अब इस सेम सिचुएशन के लिए अभी अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी। क्या इक्वेशन आ रही थी? याद करो सर, इक्वेशन आ रही थी bx बराबर ay। यही हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ रही थी। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन चारों पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट होंगे जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। सिंपली अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से वो पॉइंट होंगे जो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। क्या दिमाग लगाओगे? तुरंत कह दोगे सर कि अगर कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर अपनी उस गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करूंगा तो वो सेटिस्फाई कर जाएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी कि अगर मैं अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह पे अपने पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को पुट करूं और सेटिस्फाई हो जाए चीजें, तो तुरंत कह देंगे कि जी हां मेरा पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब पॉइंट लाई नहीं कर रहा है सर। तो लाइन की इक्वेशन आपकी आंखों के सामने है सर। यहां पे x और y के बदले इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखिए किस किस सिचुएशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान देना। तो लाइन की इक्वेशन है सर bx बराबर ay। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूं तो bx माइनस ay बराबर 0। ये लाइन की इक्वेशन है। अब ध्यान देना सर, सबसे पहले मेरे कोऑर्डिनेट्स का सेट ये है, तो x y की जगह पे इसको पुट करके देखते हैं। तो पुट करेंगे सर यहां पे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, b इंटू x के बदले डाल देते हैं माइनस a इंटू y के बदले डाल देते हैं माइनस b। इसको सॉल्व करके देखते हैं सर, तो ये हो गया माइनस ए बी, आगे माइनस माइनस प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी 0। LHS RHS सेटिस्फाई हो जा रहा है सर। यानी कि जी हां पहला वाला पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर लाई कर रहा है, ये कंफर्म हो गया। और भी पॉइंट के लिए इसी तरीके से चेक करेंगे सर। ध्यान देना। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। यहां पे तो दूसरे वाले पॉइंट के ये रहे मेरे कोऑर्डिनेट्स, x और y की जगह पे पुट करके देखते हैं सर। तो यहां पे पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा b इंटू x की जगह पे a बाई 2 माइनस a इंटू y की जगह पे b बाई 2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू a b बाई 2 सर, आगे अगेन माइनस ए बी बाई 2, तो ए बी बाई 2 माइनस ए बी बाई 2 0। अगेन क्या दिख रहा है सर? सेटिस्फाई हो गया है। यानी कि ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं मेरे इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है सर। ये कंफर्म हो गया। ठीक है सर, 2 नंबर चेक हो गया। तीसरे वाले पॉइंट को चेक करते हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा सर, तीसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x और y की जगह पे अपने लाइन की इक्वेशन में पुट करें तो मेरे पास आ रहा है b इंटू एक्स की जगह पे माइनस a इंटू वाई की जगह पे कितना हो गया सर? b। सॉल्व करेंगे यहां पे तो माइनस ए बी माइनस 2ab हो गया सर। सेटिस्फाई हुआ क्या? नहीं हुआ सर। यानी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। चौथे वाले को चेक करते हैं सर। यहां पे चौथे वाले पॉइंट की ये रहे मेरे कोऑर्डिनेट्स, x और y की जगह पे पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा b इंटू ए माइनस a इंटू माइनस बी। यानी कि हो गया ए बी माइनस माइनस प्लस, फिर से ए बी प्लस ए बी 2ab नॉट इक्वल टू 0। फिर से सेटिस्फाई नहीं हुआ है सर। यानी कि ये चौथा नंबर पॉइंट भी इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं सर? सिर्फ पहला और दूसरा। तो राइट आंसर क्या बोल दोगे? ओनली 1 नहीं सर, ओनली 4 नहीं सर, बोथ 1 एंड 2। यही राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। फटाफट नोट डाउन करो। तो देख रहे हो कैसे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से एमसीक्यू में फ्रेम किया जा सकता है। तो ये चीजें करना आपको भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप भी इस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे।
तो इस सवाल के साथ फाइनली लेक्चर की कहानी करते हैं खत्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा, बहुत सीखने वाला कंसेप्चुअल लेक्चर था। इस चीज की सारी कहानी अच्छे से आई होप आपने सुनी होगी और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो इसके साथ इस लेक्चर की कहानी को करते हैं एंड। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है सर, तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे क्लास 4th से लेके नहीं किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।